अब जब आप गांव से आएंगे, लोग तय करेंगे, देहरादून तय नहीं करेगा कि उनके क्या जवाब है। गांव की भागीदारी से अब जवाब तैयार हो। ये बात हमको स्वीकारनी होगी कि अगर आज देश की और दुनिया की पूरी आर्थिकी का हम समीक्षा कर लें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो गांव का है। सीधी सी बात है, खेती कहाँ पनपती है, जंगल कहाँ होते हैं, नदियाँ कहाँ से नदियों का उद्गम है, ये सब कहीं न कहीं इनका जुड़ाव गांव से है। विकास में नाम पर, उद्योगों के नाम पर इतराते शहर ये बात की मनाही नहीं कर सकते हैं कि जो भी शहरों में जिस भी तरह के उद्योग लगे हैं उसका कच्चा माल सामान वो गांव की देन है। अब ऐसे में ये तो तय है कि इस देश की और दुनिया की 99% अगर आर्थिकी को दाएं बाएं से भी जोड़कर देखें तो अंततः हम यही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, समीक्षा का यही एक सबसे बड़ा उत्तर आएगा, ये गांव है जो देश की आर्थिकी की रीढ़ है। तय है अगर गांव नहीं होंगे, गांव के हालात लड़खड़ाते होंगे तो हम किसी भी तरह की विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आज एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे बीच में है, जो लगभग स्वतंत्रता के बाद इस देश की 67 सालों के बाद एक जो बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि गांव में हम धीरे धीरे एक ऐसा पलायन देख रहे हैं जिसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बढ़ती शहरों की भीड़ इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गांव अब खाली होने की ओर है। अगर गांव नहीं होंगे तो खेत नहीं लहलहाएंगे, अन्न नहीं होगा, पानी नहीं होगा और प्राणों के लिए वायु भी नहीं होगी। ये तो तय है। इन्हीं से जीवन भी संभव है और इससे तमाम विलासिताएं जिसको लेकर के शहर आज दम भरते हैं अपने विकास का, वो सब कहीं ना कहीं केंद्र में गांव की ही देन है। इसलिए बड़ा प्रश्न अब ये खड़ा है हम सबके सामने कि गांव को जिंदा रखना है तो अपने ही प्राणों की रक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। अगर गांव जिंदा होंगे तो प्राण भी बचेंगे। इसलिए शायद जरूरी है कि जब तक गांव नहीं होंगे तो कोई भी दुनिया का देश अपना दम नहीं भर सकता। अब प्रश्न ये है कि गांव के इस बिगड़ते गिरते हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। आखिर गांव क्यों नहीं उसी तरह सरसब्ज होते जिस तरह से शहरों ने पिछले 100 सालों में प्रगति की है दुनिया के किसी भी कोने में। इसका बहुत बड़ा कारण है कि किसी भी देश ने दुनिया भर में अगर कहीं विकास के नाम पर कोई बड़ी जगह बनाने की कोशिश की है तो उसने तय किया कि उसकी आर्थिकी में कितनी प्रगति है। और आर्थिकी के जो सबसे बड़े मापदंड थे, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको लेकर के बड़ी बहस रही। और वो क्योंकि गांव का हिस्सा नहीं है इसलिए गांव की प्रगति और विकास कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ हमारे ओवरऑल देश के विकास में। और ये एक ऐसी भूल थी जिसके कारण हमने ये चिंता नहीं की कि उस ही विकास का एक केंद्र है, मूल है, वो हमारी खेती है, हमारे किसान हैं, हमारे गांव हैं। हमने उनके सप्लीमेंट को, क्योंकि अगर जंगल होंगे तो पानी होगा, नदी होंगी तो खेत होगा, क्योंकि इनको जोड़ते हुए कभी हमने नहीं देखा तो हमने सिर्फ खेती का एक हिस्सा अवश्य रखा होगा, जिसको कि हम कहीं ये मान के चलते थे कि किसानों की भागीदारी इस पूरे विकास में कहीं झलकती है। लेकिन सच तो ये है कि कुएं खाली होते चले गए, नदियाँ सूखती चली गईं और जंगल खत्म होते चले गए। ये सब कुछ होता चला गया, लेकिन कहीं भी किसी भी देश की सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस तरह से गांव का नकारा जाना शुरू हुआ। शहरों की चमकती धमक ने सबसे पहले गांव को लेना शुरू कर दिया और इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो आने वाली पीढ़ी थी उसके लिए गांव की परिभाषा मात्र इतनी ही रह गई थी, जहां गोबर है, जहां मिट्टी है, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां वो कुछ नहीं मिलता जो शहरों में है। और ये गांव के
खत्म होने की शुरुआत हुई। देश में 6.5 लाख गांव पिछड़ गए और 22,000 कस्बे और 8,000 शहर देश की सबसे बड़ी विकास की ताकत बननी शुरू हो गई और 6.5 लाख गांव धीरे धीरे दम उनका घुटता चला गया। सरकारों की समझ में नहीं आया। लेकिन अब एक जो बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है, सबकी समझ में भी शायद आ रहा है, बढ़ती कीमतें, खास तौर से धान, गेहूं, सब्जी की बढ़ती कीमतें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए और उसको जोड़ने की कोशिश की जाए, वो सिर्फ इसी कारण है कि गांव में श्रम अब कम होने लगा है। वो खेत अब जो लहलहाते थे वो बंजर होने लगे हैं और ये बहुत कुछ दिखाई देता है उन क्षेत्रों में ज़्यादा जहां दुर्गम स्थान है। उत्तराखंड उदाहरण के लिए एक राज्य है। बहुत से ऐसे राज्य हैं देश के जहां इस दुर्गमता ने गांव को लीलना शुरू कर दिया और आने वाली पीढ़ी ने यह तय किया कि गांव उनकी जगह नहीं है, शहर उनकी जगह है। उत्तराखंड राज्य भी देश के उन राज्यों में से एक रहा है कि जहां बड़ी तेजों से गांव ने खाली होना शुरू हुआ, पलायन शुरू हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी कि राज्य की जब मांग की गई थी तो उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यहाँ के यहाँ के गांव बड़ी दुर्गम स्थिति में हैं, जीवन बड़ा कठिन है और ऐसी स्थिति में इसे राज्य का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए कि हम दूर बैठे लखनऊ से ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि नीतियाँ वहाँ से चलकर गाँव में भी उतरेंगी। और इसलिए एक गाँव को लेकर के, गांव बचाने को लेकर के बड़ा आंदोलन था, उत्तराखंड आंदोलन, और जिसका मूल उद्देश्य ये था कि हम गांव के जीवन को बेहतर कर सकें उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड को बचने बचाने का प्रश्न मात्र उत्तराखंड के लोगों को लेकर ही नहीं था, बल्कि ये पूरे देश के लिए था, क्योंकि ये वो राज्यों में से एक है जो देश का जल बैंक भी कहलाता है। ये उनमें से एक है जहाँ जल ऊर्जा एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है देश के लिए। यहाँ से देश के लिए जो मिट्टी चलती है वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे बड़े जिसने आंदोलनों को जन्म दिया है। ये चिपको की जमीन है, ये संदेश की जमीन है। यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कि आध्यात्म के गण हैं यहाँ से चलते हैं। और ऐसे में राज्य की मांग के पीछे यही था कि इसको एक नया जोश खरोश मिलते हुए विकास यहाँ के गांव तक जाएगा। यहाँ जनजीवन जो दूभर हो चुका है उसको बेहतर होगा। 15 साल और 3600 गांव खाली। दुर्भाग्य यह है कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि राज्य मिलने के बाद जो हरी बत्ती, लाल बत्ती और तमाम तरह की गाड़ियों की भरमार बढ़ी और एक खास वर्ग को एक और नए सिरे से पनपने का मौका मिला और गांव और भी नकारे चले गए। पहले लखनऊ को कोस कोस कर हम कहीं दम भर लेते थे, चुप हो जाते थे कि दूर है, अपने नहीं हैं। लेकिन आज हम अपनों से ही ग्रसित हो चुके, आज हम अपनों से ही परेशान हैं और हालात ये हैं कि वो जो एक राज्य को बनने के बाद जो सपने थे वो एक एक करके टूटने लगे, खत्म हो लगे। एक बड़ी निराशा ने लिया और ये गांव जिनसे सबसे बड़ा जिनको मुद्दा बनाकर गांव और राज्य बनाने की बात की गई थी वो पूर्णतः एक किनारे से नकार दिए गए। यह सरकार भी वही रूटीन राज्यों की सरकारों में से एक बन गई जिसके लिए बड़ी चिंता थी फ्लाईओवर, जिसके लिए बड़ी चिंता थी कि किस तरह से मॉल बने, कितनी से बहुमंजिली इमारतें बने और किस तरह से वे बड़े बांधों को स्थान दें, क्योंकि ऊर्जा का बड़ा प्रश्न था, पैसा कमाने का प्रश्न था। बड़े बड़े उद्योगों को ला करके एक फलती फूलती जमीन को खत्म कर दिया। ये उन्हीं सरकारों में से एक हो गई। गांव जिनकी अपेक्षाएं थीं, जहां बेरोजगारी जिस राज्य को लील रही थी उसने आज पूरी तरह इसको डुबा दिया है। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये है कि वो राज्य और जो देश और गांव इस देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इस देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं, अगर वे गांव नकारे गए हैं तो उन्हीं के बीच में कुछ प्रश्न खड़े होने की आवश्यकता आ चुकी है। एक भागीदारी की आवश्यकता आ चुकी है कि आज से 15 साल पहले और आप 15 साल के बाद वे अपने आप को कहां पाते हैं और कहां अपने आप को दोषी पाते हैं। उनका दोष उनका भी है, उनके दोष के पीछे उनका बड़ा कारण है उनके इस विश्वास जो उन्होंने किया, जो वो टूटना शुरू हुआ।
उनका दोष इसमें भी है कि उन्होंने किसको चुना, कहाँ चुना और क्या उन्होंने किया। एक उनसे सवाल न पूछे जाने का दोष उनका भी है। और ये समय आ चुका है कि ये यात्रा, ये जो लोगों से संपर्क है, गांव से जानकारी जुटाने का एक अभियान है, एक पहल है कि गांव ही तय करें कि जब वे राज्य मांग सकते थे, महिलाएं बच्चे घर से निकल सकते थे, तो एक बड़ा प्रश्न और उनके सामने खड़ा हो चुका है कि वे अब क्या चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि राज्य का क्या स्वरूप हो, और जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए उनके क्या कदम है, उन्हें क्या सोचना है कि कैसे अपने राजनीतिज्ञों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़े घेरे में बड़े प्रश्न के साथ खड़ा कर दें और पूछें उनसे कि हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। अब हमें गांव में जाना है, गांव में घूमना है, गांव में चर्चा करनी है, गांव में बहस करनी है और ये तय करना है कि अब क्या होने वाला है। और वो तय करें उनको क्या लगता है कि उनके लिए कौन से रास्ते खड़े हैं, वो किस तरह से तय करेंगे इन सरकारों का अकाउंटेबिलिटी। ये प्रश्न उन सबका है और ये उत्तर अब उनको देना है जिन्होंने 15 साल किसी न किसी रूप में इस राज्य का नेतृत्व किया। वो तमाम प्रश्नों का जवाब अब हम गांव में ढूंढने जा रहे हैं। लोगों की भागीदारी होगी, वे तय करेंगे कि जवाब क्या है। अब जवाब लोग तय करेंगे, देहरादून तय नहीं करेगा कि उनके क्या जवाब हैं। गांव की भागीदारी से अब जवाब तैयार होगा।